प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज 5 अगस्त के दिन को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मनाया गया। इस सिलसिले में न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कई ममालिक में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गई हैं और कश्मीरियों का जो बुनियादी मौक़िफ़ है उसको दोहराया गया है। आप जानते हैं कि आज से 6 साल पहले भारत ने कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है उसको ख़त्म कर दिया था और इसके बाद से लेकर अब तक हर साल इस सिलसिले में कश्मीरी अपना जो हक़ है वो मांग रहे हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान भी इस नुक्ता नज़र को उजागर कर रहा है। एक रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो 1989 से लेकर 2022 तक के आदाद-ओ-शुमार पर मुश्तमिल है और उसके बाद के जो फिगर्स हैं वो इसमें अगरचे ऐड नहीं हैं, लेकिन ये फिगर्स जो हमारे सामने हैं ये भी बड़े होशरुबा हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी 1989 से अक्टूबर 2022 के अरसे के दौरान भारतीय अफवाज ने 96,145 बेगुनाह कश्मीरियों को मौत के घाट उतारा है। ये रिपोर्ट बताती है कि जनवरी 1989 से अक्टूबर 2022 के अरसे में भारतीय अफवाज की हिरासत में होने वाली अमवात की तादाद 7,270 है। इसी अरसे के दौरान भारतीय अफवाज ने 1,65,307 निहत्ते कश्मीरी शहरियों को गिरफ्तार किया है। इसी अरसे के दौरान भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर में 1,10,495 अमारात को तबाह किया। इन्हीं 3 दिहाइयों के दौरान भारतीय फोर्सेस के हाथों 22,951 खवातीन बेवा हुई, जबकि 1,07,887 बच्चे यतीम हुए। जनवरी 1989 से अक्टूबर 2022 के अरसे में भारतीय अफवाज ने 11,256 कश्मीरी खवातीन को अपनी हवस का निशाना बनाया है। इस रिपोर्ट में जो आदाद-ओ-शुमार बताए गए हैं, अगरचे ये 2022 तक के हैं, उसके बाद के जो आदाद-ओ-शुमार हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन ये भी होशरुबा इंकिशाफात हैं जो भारतीय मजालिम के नतीजे में हमारे सामने आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 5 अगस्त 2019 को किया गया इक़दाम, जिसके लिए पाकिस्तान दुनिया भर के फोरम्स पर जाकर अपना मौक़िफ़ पेश कर सका है, इसकी कामयाबी किन चीज़ों से मशरूत है। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर। बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सर, क्या ये कहना गलत होगा कि इस मसले को पसे पुश डाल दिया है और खामोशी इख्तियार करके एक तरह से वो भारत को सपोर्ट कर रहा है और भारत की पुष्ट पनाही कर रहा है? क्या ये कहना सही होगा या गलत? मौजूदा आलमी निज़ाम में अक़वाम मुत्तहिदा एक उज़्व मुअत्तल है, क्योंकि उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। गज़ा में आपने ये देख लिया। उसके अलावा वो बाज़ ऐसे मौज़ूआत के ऊपर मुतहर्रिक है, मसलन मौसमी तब्दीली के हवाले से है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से है, तो अक़वाम मुत्तहिदा ख़ासा मसरूफ़ रहता है। लेकिन जो अमन व सलामती के मसाइल हैं उसमें उसका किरदार सानवी है और उसकी बड़ी वजह यह है कि जो वीटो विल्डिंग पावर्स हैं, जिसमें अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस शामिल हैं, वो मखसूस मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे हैं, हिंदुस्तान के और इसराइल के। हिंदुस्तान से अभी इस जो हालिया जंग जिसमें जो पाकिस्तान ने जीती, उसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आए हैं, जिसका एक नतीजा ये हुआ है कि सदर ट्रंप ने यह कहा है कि वो मसला कश्मीर के सिलसिले में भी हमारी मदद करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक वीटो विल्डिंग पावर, यानी अमेरिका ने ये कहा है कि वो मसला कश्मीर को हल करना चाहता है। आपको पता है कि उसकी पहला बयान ये था सदर ट्रंप का कि ये 1000 साल से इस मौजू के ऊपर या इस तनाज़े के ऊपर जंग कर रहे हैं, जिसका मतलब ये था कि ये करीबी मसला है, इसे हल करने के लिए बैरूनी ताकतों की या बैरूनी इदारों की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा को हल किया जा सकता है। जहाँ तक अक़वाम मुत्तहिदा का ताल्लुक़ है, वो कभी पीछे नहीं हटा भारत को खुश करने के लिए। वो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो रायशुमारी के लिए तैयार है। आज आप उसे कहें सलामती काउंसिल तैयार हो जाएगी, वो रायशुमारी के लिए दस्ते भेज देंगे, अपने अमन के दस्ते भेज देंगे और कारकुनान भेज देंगे। पाकिस्तान तैयार है, अहले जम्मू कश्मीर तैयार है, लेकिन भारत तैयार नहीं है। और भारत के ऊपर इस किस्म का सफारती घेराव करना चाहिए ताकि अमेरिका, बरास्ता अमेरिका और बरास्ता मगरबी ममालिक, कि वो इस बात पे मजबूर हो जाए और रायशुमारी करवाए और कश्मीरियों का उनका हक़ दे। लेकिन एक तरफ तो उनका हक़ है, यानी उनकी शनाख्त, उनका हक़, उनका हक़ खुद-इरादियत, लेकिन दूसरी तरफ जो भारत ने मज़ालिम ढाए हैं उसके लिए भारत को जवाबदेह ठहराया जाए। जो उसने हज़ारों नौजवान बच्चों की आँखों की बिनाई छीनी है, जो औरतों की इस्मत दरी की है, जो इतने लोगों का उसने कत्लेआम किया है,
कौन इसका हिसाब लेगा? यानी कि भारत के ये तमाम जराइम क्या माफ़ कर दिए जाएंगे? ये ने आज की नहीं तो आने वाली नस्लें उनसे हिसाब लेंगी। आपके ख्याल में इसके बावजूद कश्मीरियों की उम्मीदों का महवर व मरकज़ अक़वाम मुत्तहिदा ही रहना चाहिए? सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा नहीं रहना चाहिए, उन्हें बैनुल अक़वामी तहरीक चलानी चाहिए। जैसा कि आपने ख़ुद अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि आज सारी दुनिया में कहीं ना कहीं जो है कश्मीर का यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। शुमाली अमेरिका में, लातीनी अमेरिका में, उसके अलावा यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी और कश्मीरी रहते हैं और उनके अपने हल्का अहबाब हैं, उनमें वो सारे मिलकर जो है यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं। पाकिस्तान का झंडा बुलंद हो रहा है, आज़ाद कश्मीर का झंडा बुलंद हो रहा है। तो इस वजह से ये है कि इसे एक बैनुल अक़वामी अवामी तहरीक भी होना चाहिए। सिर्फ जो है अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बैनुल अक़वामी दबाव होना चाहिए, बैनुल अक़वामी शहरियों की तरफ से दबाव होना चाहिए। सही है, बिल्कुल ठीक है सर। कश्मीरियों के लिए तो ये गैर मौसर प्लेटफॉर्म बन के रह गया है, इसीलिए आपने ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया अक़वाम मुत्तहिदा के लिए। मगर OIC के लिए आप क्या कहेंगे? OIC को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। सन 1990 से लेकर अब तक हर साल वो कम अज़ कम करारदादों की हद तक मजबूत तरीन करारदादें इस्लामी ताउन तंजीम ने पास की हैं। और जब भी हिंदुस्तान ने आबादी के तनासब को तब्दील करने की कोशिश की, या वहाँ जो नई हल्का बंदी की है, या जो 2019 के जो इसके इक़दाम थे उनकी भरपूर मज़म्मत की है। अब दूसरी ये है कि अगरचे जो इसकी बड़ी रियासतें हैं इस्लामी ताउन तंजीम की, उसमें सऊदी अरब हो, अमारात हों, कतर हो, इनके हिंदुस्तान के साथ गहरे मरासम हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जब इस्लामी ताउन तंजीम मिलती है तो वह सख्त तरीन अल्फाज में हिंदुस्तान के कश्मीर दुश्मन, मुसलमान दुश्मन इक़दामात की मज़म्मत करती है। लेकिन बात मज़म्मत तक है, माशी मकातिया नहीं हो सका, जिसको कहते हैं BDS का मतलब होता है बायकॉट, डाइवर्समेंट एंड सैंक्शंस। तो वो नाफिज नहीं की गई है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि, और मैं फिर भी जो है OIC का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उसने हमेशा कश्मीरियों का साथ दिया है। वहाँ उनका एक जो है एक कमीशन भी है ह्यूमन राइट्स से जो डील करता है, परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसने भी कश्मीरियों का साथ दिया है। और कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म इस्तबदाद होती है उसकी तारीख़ भी रकम की है और हिंदुस्तान जाने की कई मरतबा दरख्वास्त की है। लेकिन मेरा खलीजी रियासतों को ये मशवरा था कि हिंदुस्तान गाय के नाम पे मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है हिंदुस्तान में, तो क्या ही अच्छा हो कि वो दो शराइत लगा लें हिंदुस्तान के ऊपर। एक ये कि वो हिंदुस्तान के हर जो भी वो बीफ बेचते हैं, हिंदुस्तान दुनिया के बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स में शामिल है, मेरा ख्याल दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। कुछ और भी हैं दुनिया में, लेकिन हिंदुस्तान जो है बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो उसमें दो चीज़ें हैं, ये कि वो बीफ हलाल होना चाहिए, और दूसरा ये है कि वहाँ ये दूसरा कदम ये उठा सकते हैं कि वहाँ से बीफ ना ख़रीदे, क्योंकि वहाँ जो है मुसलमानों को इस बीफ की वजह से, गौ माता की वजह से उन्हें कत्ल किया जाता है और उनको कड़ी सजाएं दी जाती हैं। तो इन दो इक़दामात से जो BDS के ज़ैल में आएंगे, हिंदुस्तान के होश ठिकाने आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज पाकिस्तान में एक और पॉलिटिकल एक्टिविटी भी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ रैलियां निकाली हैं। ये रैलियां कितनी कामयाब रहीं, कितनी नाकाम रहीं, हुकूमत का इस पर एक नुक्ता नज़र है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर अलग नुक्ता नज़र है। इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में जो आइंदा का सियासी जो एक नक्शा बनता हुआ दिखाई दे रहा है उस पर, और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मज़ीद मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स को जो है वो उनकी सीट को खाली करार दे दिया है और वहाँ पर दोबारा से शायद इलेक्शन होने जा रहा है या इलेक्शन होगा आने वाले दिनों में। तो क्या मंजरनामा अब सियासी तौर पर बन रहा है, इन चीज़ों पर भी बात करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। शौकत प्राचा साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ पे मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। मौला बख्श चांडियो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। डॉक्टर साहब, कैसा रहा आज आपका एहतजाज? सुना है कि अडयाला के बाहर जो कॉल दी गई थी, जहाँ सेनेटर्स ने और MNAs ने पहुँचना था, वहाँ पर आप अकेले ही सेनेटर पहुँचे और सिर्फ 3 MNAs पहुँच पाए और 2-4 और लोग थे। तो अडयाला के बाहर जो एहतजाज करने का PTI ने प्लान बनाया था, उस पर खुद MNAs और सेनेटर्स भी अमल नहीं कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले बात ये थी कि इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पे सिर्फ हम 3-4 लोग ही पहुंच सके, बाकी नहीं पहुंच सके। अच्छा, उसमें यह था कि आपने देखा होगा कि आज पार्लियामेंट के अंदर, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं कि सुप्रीम है, उस पार्लियामेंट के इर्द गिर्द उन्होंने उनके गेटों को ताले लगवा दिए। उन्होंने सुना है वहां पे वो चेन्स लगा दिए कि दरवाजे ना खुले। अब जब हम पार्लियामेंट के साथ ये काम कर रहे होंगे और पार्लियामेंटेरियन अभी अंदर है, क्योंकि वहां पे जो नेशनल असेंबली का इजलास हो रहा था, तो अभी उसमें मेरे ख्याल में आधा पौना घंटा रहता था खत्म होने में, और ज्यादातर का शायद ख्याल ये था कि वो लोग आ जाएंगे, लेकिन उन लोगों ने उनके खत्म होने से पहले कर दिया। 4-5 लोग ऐसे थे मेरे ख्याल में जो निकल गए थे वहां से, सलमान अकरम राजा और 1-2 और थे जो शायद वहां से आगे थे, बाहर निकल गए थे, लेकिन उनको फिर एक क्या कह सकते हैं, जहाँ पे नाका लगाया हुआ था वहां पे उन्होंने रोक दिया। हमारे अडयाला की तरफ 2-3 जगहों पे नाके थे। मैं चूंकि मोटरसाइकिल पे था, एक आध जगह पे उन्होंने पहचाना नहीं, मैंने मास्क पहना हुआ था, शेड वाली टोपी थी, तो उन्होंने पहचाना नहीं, लेकिन आगे जाके उन्होंने रोक दिया। उनमें से एक आदमी ने, वो मेरे कोट के ऊपर 804 लिखा होता है, तो एक पुलिस वाले ने देख लिया, कहते हैं कि 804 वाला है, तो अगले बंदे ने मुझे कहा कि आप उतर के नीचे उतर जाइए। ये MNAs के लिए तो ये एक्सक्यूज हो गया ना कि उनको रोक लिया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए, वो बाहर नहीं आ सके, लेकिन सेनेटर्स कहाँ गए? वो क्यों नहीं आए? आज तो सेनेट का इजलास नहीं था, सेनेटर्स तो असेंबली के अंदर नहीं थे। मैं आपसे इधर एग्री करता हूँ कि आई डू नॉट हैव एनी आंसर फॉर दैट। अगर हमें ये कहा गया और ये शेयर हो गया था, अगर हमें ये कह दिया गया था कि उधर पहुंचना है, तो फिर पहुंचना चाहिए था उसूलन। सही है। एक और चीज, आप जो आपसे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बात होती रही डॉक्टर साहब पिछले दिनों में, और आप एक प्लान डिस्कस करते रहे। आप कहते रहे कि लोग निकलेंगे, वो 50-50 की टोलियों में होंगे और इतने ज्यादा मकामात पर होंगे कि पुलिस की नफरी कम पड़ जाएगी, पुलिस वहां पर पहुंचेगी तो दूसरी जगह पर रास्ता बंद हो जाएगा। ये प्लान तो सिरे से कहीं पर सामने आया ही नहीं है। हम आपसे जब बहस किया करते थे प्रोग्राम में और मैं आपसे कहता था कि डॉक्टर साहब ये नहीं हो सकता, तो आप कहते थे कि ये होगा, तो इसका तो कहीं अशरे अशीर भी दिखाई नहीं दिया। देखिए, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो इस तरह ही होनी चाहिए थी। अब अगर वो जो लीडरशिप ने कुछ और डिसाइड किया तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि इस तरह होना चाहिए था, लेकिन अच्छा निकले हैं, KP में भी निकले हैं, पंजाब में भी निकले। मेरे ख्याल में पंजाब में फिर भी आपको पिछले 4-5 दिनों से ही वहां पे अरेस्ट होने शुरू हो गए, और बहुत सारे, मैं आपको ऐसे वो क्या कह सकते हैं, FIR गिनवा सकता हूँ कि जिनके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि कितने कितने लोगों को किया। और खासतौर पे बात तो FIR बड़ी मजे का खेस है। मैं मिसाल देता हूँ, एक FIR नंबर है 2164/25। इसमें जो इसका नंबर है वो 04082025 है। आपको पता है ये 4/8/25 का मतलब है, ये 4/8/25 को कटी थी, ये उसका नंबर होता है डेट के लिहाज से। और आगे 5248 लिखा हुआ था, ये कि गुजरपुरा का जिला लाहौर में। इसके ऊपर अच्छा, ये 4 की तारीख का वो है, और इसमें जो डेट डाला है वो 5 तारीख का डाला है, और सुबह 8 बजे का, मतलब अपने से कोई 14-16 घंटे इन एडवांस का है। और इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी है। उन 10 में से 7 या 8 जो हैं उनको पठान डिक्लेयर किया हुआ है कि उनके वो जो कहते हैं ना कि वो बिल्कुल ठीक है। इसको हम कल भी डिस्कस कर रहे थे इस मामले को, लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज का जवाब मुझे और दीजिएगा। मैं किस चीज पे इनको पकड़ा है? किस चीज पे पकड़ा है कि जी ये गुब्बारे उड़ा रहे थे लाल और सब्ज वाले। ये आपके लिए गैर मुतवक्के सूरत हाल नहीं है ना? आपने तो इन सारी चीजों को ज़हन में रखते हुए प्लानिंग की थी ना। डॉक्टर साहब ये बता दीजिए, आपके चेयरमैन आज कहाँ थे पार्टी के? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, चलिए, ये मुझे वो मेरे लिहाज से तो जो चेयरमैन साहब थे, मेरे लिहाज से तो वो नेशनल, बहुत ज्यादा हुआ तो नेशनल असेंबली में होंगे, और वहां से उनको अडयाला आना चाहिए था।
अच्छा, मेरी इत्तला के मुताबिक वो नेशनल असेंबली में नहीं थे आज। अच्छा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं उधर करना चाह रहा था, क्योंकि मैं उधर पहुंच गया, क्योंकि मैं उधर पहुंचा हुआ था। मैं मुझे नहीं मालूम कि कौन कहाँ किधर था। बिल्कुल ठीक। मैं वहां था जहां मुझे कहा गया था कि आपको होना मतलब ये कोई तय नहीं पाया था पार्टी में कि चेयरमैन कहां पे लीड कर रहे होंगे, किस वाले तहरीक के किस हिस्से को चेयरमैन खुद लीड कर रहे होंगे, ये पार्टी में तय नहीं पाया था। उसूलन एमएनए और सेनेटर्स को अडियाला आना चाहिए। बिल्कुल ठीक, सिंपल एज दैट, तय ये हुआ था। बिल्कुल सही है। चलिए शौकत पराजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक का आज का दिन कामयाब रहा या नाकाम रहा? बहुत शुक्रिया। आपने सेनेटर डॉक्टर मोहम्मद साहब की जो बातें सुनी हैं, आपके नाजरीन ने भी सुनी है, जिसमें किसी हद तक वो मायूस दिखाई देते हैं। अच्छा, मैंने भी सुनी है। तो आप उनकी बातें सुन के आपको वाकई यही क्वेश्चन पूछना था, ये पहले से लिखा हुआ था कि आप मुझसे ये पूछेंगे? अच्छा नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ पहलू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूं कहे जा सकते हैं ना कि बहरहाल केपी में कुछ एक्टिविटी हुई, पंजाब में कुछ एक्टिविटी हुई, पकड़ धकड़ जब हुई है या कुछ FIRs हुई हैं तो PTI का एहतजाज बहरहाल डिस्कस भी होता रहा। 4-5 दिन से ये मौजू भी बना हुआ था। तो PTI इन हालात में जो कुछ कर सकती थी, जितना वो कर पाए, उससे कुछ ना कुछ उनको पॉलिटिकली उनको कुछ मिला या नहीं मिला? यूं कर ले मेरे सवाल को। चले, मैं आपके इस सवाल को भी उसी तरह जवाब देता हूं कि आई अप्रिशिएट डॉक्टर सेनेटर मोहम्मद साहब। सीधी बात है, ये कोई बंद कमरे की बात नहीं हो रही या वक्फे में नहीं हो रही, लाइव जा रहा है आई बिलीव, ठीक है। इसलिए कि उन्होंने बड़ी ऑनेस्ट बात की है। उन्होंने कहा चेयरमैन साहब को भी आना चाहिए था। अभी आपके सवाल के, मेरे सवाल के जवाब में नहीं, उन्होंने कहा बिल्कुल आना चाहिए था। फिर आपने और तीर मारा, आपने कहा जी सेनेटर तो आने थे, सेनेट का इजलास तो नहीं था। जब उन्होंने कहा गेट बंद हो गए थे तो उन्होंने कहा हाँ सेनेटर्स को भी आना चाहिए था। फिर अब ये सवाल पैदा होता है कि ये कामयाब कैसे हो गया। देखे ना, PTI कोई शक नहीं सियासी जमात है, बड़ी सियासी जमात है मुल्क की, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखें ना, कौमी असम्बली में 100 मेंबर हों, पंजाब असम्बली में 100 से ज़्यादा हों, सेनेट में इतने ज़्यादा सेनेटर्स हों, फिर सिंध असम्बली में भी आई होप के सरदार मौला बख्श चांडियो साहब आपको ज्वाइन करेंगे, वो उनको मालूम है सिंध असम्बली में KP में हुकूमत है। तो जो आप कहते हैं ना कि 4-5 दिन से PTI डिस्कस हो रही थी, अब PTI रोज़ाना डिस्कस होती है, इसलिए कि PTI का बतौर सियासी जमात एक वजूद है। लेकिन ये जो दिन था, ये जैसे कहा गया था ना 24 नवंबर को फाइनल कॉल, इस दिन को कहा गया था पीक पे होना है, नुक्ता अरूज, पीक होना है। तो अगर पीक ये है तो फिर नॉर्मल क्या होगा? अगर आज पीक में बकौल सेनेटर साहब के सेनेटर्स ही नहीं आए, 4 लोग आए टोटल, 3 MNA के सेनेटर, यानी अब क्या कहें, फिर इस पे क्या तबसरा करें। मैंने इसलिए उनको अप्रिशिएट किया कि उन्होंने कोई लगी लिपटी बात नहीं की। लेकिन एक ऐसा माहौल जिसमें हर तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं, पर्चे हो रहे हैं, पहले लोग पर्चे भुगत रहे हैं, इसमें पराजा साहब एक ऐसा माहौल जिसमें आपकी नाहलियां हो रही हैं, आपको FIRs काट के सजाएं सुना के आपकी सीटें छीनी जा रही हैं, तो ऐसे में MNAs ने गुरेज का रास्ता इख्तियार करके बेहतर किया? क्या इन फैक्टर्स का या इन हकायक का इल्म नहीं था कि जब तहरीक का ऐलान किया गया? क्या इन हकायक का जो आपने बयान किए पहले इल्म नहीं था? जब गंडापुर साहब ने कहा था 15 दिन में मैं रिहा करवाऊंगा, हम जेल से निकाल लेंगे खान साहब को, या लाहौर में 5 अगस्त की बात की गई और उन्होंने 90 दिन दे दिए, क्या इन हकायक का इल्म नहीं था? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जी गिरफ्तारियां हैं, सारा कुछ है। 9 मई एक हकीकत है इस मुल्क में, 9 मई हुआ था। 9 मई क्या था? सिंपल लाइन में कि एक मरबूत मेकनिज़म के तहत, एक मंसूबे के तहत सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। वो प्रोसेस था, उसने कल्मिनेट होना था। हम भी कहते थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने शो में सवाल पूछा करता था हुकूमत से कि आप क्यों लिंगर कर रहे हैं, या तो उनको रिहा कर दें, अगर आपके पास कुछ नहीं है आप इस प्रोसेस को मुकम्मल तो होने दें। आज वो मुकम्मल हुआ, यानी आज इलेक्शन कमीशन सही है, आज 9 मजीद है, मैं इस पे बात करता हूँ कि सीट कर दिए। इसलिए ये सारे हालात हकायक जब ऐलान किया गया, चाहे वो अक्टूबर
अक्टूबर वाला, नवंबर वाला, फाइनल कॉल वाला या तो आप ये कहते हैं कि ये सारी चीजें तो पीटीआई के इल्म में है ना, मतलब जाहिर है उनके पेश नजर ये चीजें हैं तो उन्होंने उसको प्लान किया। बिल्कुल सही है। चांडियो साहब, तलाल चौधरी साहब ने कहा, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए दाखिला, वो कहते हैं कि जी ये अलाउ तो किया नहीं जा सकता था कि ये लोग एक जगह पर जमा हों और डिस्ट्रक्शन करें, ये तो मुमकिन ही नहीं था। बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, पकड़ धकड़, ये सारी शिकायतें पीटीआई करती रही। चांडियो साहब, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, किस हद तक आप समझते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने इन हालात में एक्टिविटी की है और उसका क्या इम्पैक्ट आपको नजर आता है? देखिए, मैं गुजारिश करूं, पीटीआई एक सियासी कुव्वत है, इसमें कोई शक नहीं है। पीटीआई के साथ लोग हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। एक बड़ी पार्टी है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं। इनकार करेंगे तो हकीकत से इनकार करना पड़ेगा, लेकिन एक हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी, इस सारी बातों के बावजूद पीटीआई की तंजीम नहीं है। जिस जमात के पास तंजीम नहीं है वो तहरीक कैसे चलाएगी, आप मुझे बताएं। कितने ऐलानात किए इन्होंने पहले कई बार इन्होंने कहा, अभी जो ताज़ा ऐलान किया इन्होंने, वो तो खान साहब हैं, हमारे कमाल के आदमी हैं, पख्तूनख्वा के वजीर आला, वो तो कमाल के आदमी हैं। आर या पार होगा, सबसे पहले मैं चला जाऊंगा, गोली मैं खाऊंगा, अभी जो कुछ हुआ जवाब मैं दूंगा। अब ऐसी बातें तहरीक में होती हैं? आप बताएं, कौन सी सियासी तहरीक है जिसमें ऐसी बातें की गई हो कि हम गोलियां मारेंगे? कैसी कौन सी ऐसी तहरीक है, आप बताएं। इस मुल्क में 3-4 बड़ी तहरीकें जो चली हैं, उसमें उनमें हमारा बड़ा अमल दखल है, सवाए पीएनए के। वो इनकी सियासी तहरीक नहीं थी, वो ज़ियाउल्लाह की तहरीक थी। बाकी एमआरडी देखें, एआरडी देखें, आप हमारा एमआरडी का दौर याद करें। ये तो पीटीआई का कमाल है कि हमें आसानी छुट्टी मिले। छुट्टी कैसे मिलेगी? अब हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने जा रहे हैं, वो तो सख्ती करेंगे, ये भी करेंगे, वो जो बन पाया वो करेंगे। आप चाहते नहीं, हमारी मूवमेंट चल रही है और हमारा जुलूस निकलेगा पीटीआई का हुकूमत के खिलाफ, तो रास्ते में पुलिस खड़ी होनी चाहिए, फूल रख के खड़ी हो, हार पहनाए हमें, हमारे लिए हक में नारे मारे। ऐसे तहरीकें नहीं होती हैं। अब आप इतने जमा हो सकते हो, निकल आओ। निकलने नहीं दिया गया तो फिर बाकी तहरीक क्या की है, आप बताएं। आपके अपने लीडर नहीं आते हैं। सही है। अब बड़े लेकिन सर, इसमें आज शिकवा पीटीआई ये कर रही थी ना कि हमें पार्लियामेंट के अंदर महसूर कर लिया गया। इसमें चांडियो साहब, आमिर डोगर साहब ने भी तकरीर की और उन्होंने कहा कि वक्त गुजर जाएगा, आप जुल्म कर रहे हैं। यानी पार्लियामेंट के अंदर मैसूर किया जाना, क्या ये दुरुस्त अमल था या नहीं? चांडियो साहब, दो चीजें वो शिकवा कर रहे हैं। एक तो वो कहते हैं कि जी ब्लॉक कर दिया गया, आज हमें एहतजाज करने जाना चाहते थे और हमें पार्लियामेंट के अंदर मैसूर कर दिया गया, ताला लगा दिया कि बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। दूसरा वो कहते हैं कि एमएनएस को टारगेट करके डीसीट किया जा रहा है। जैसे आज भी 9 लोगों को डीसीट किया गया, उसमें 5 एमएनए शामिल हैं, जिसमें जरताज गुल भी हैं, सेनेटर शिबली फराज हैं, उमर अयूब हैं, साहिबजादा हामिद रजा हैं, टॉप लीडरशिप के लोग हैं। तो पीटीआई कहती है कि हमें टारगेट करके डीसीट किया जा रहा है। तो आपके ख्याल में ये सियासी इंतकाम है? चांडियो साहब, मैं जाहिर है, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहता कि पीटीआई की गलती है या सियासी जमात के तौर पर वो कुछ उनके साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, मैं ऐसा कभी हिमायत नहीं करता। लेकिन जो हकायक हैं वो तो मानने पड़ेंगे ना। आप क्या समझते हैं, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं, हुकूमत आपके लिए फूल लेकर आएगी, हुकूमत आपके लिए सुर्ख कालीन बिछाएगी? ये तो हुकूमत को करना है। आप हुकूमत के खिलाफ निकले, हुकूमत को गिराने। नहीं सर, लेकिन आप जब लॉन्ग मार्च लेके चांडियो साहब आए थे, बिलावल साहब, जब उन्होंने यहाँ पर आकर कहा था कि अभी मैं पहुंचा हूं तो यहाँ पर टांगे कांप गई हैं, तो जब उन्होंने बिलावल साहब ने ये कहा था तो उस वक्त आप लोग आए थे, तो गवर्नमेंट ने तो फैसिलिटेट किया था। मौलाना फजल रहमान साहब ने धरना दिया था, उस वक्त की गवर्नमेंट ने तो फैसिलिटेट किया था कि ठीक है आए बैठे, कोई चीज हमसे चाहिए तो हमसे भी। हाँ, अब हमने वो ज़बान नहीं इस्तेमाल नहीं की जो हर तहरीक के ऐलान के वक्त पीटीआई करती है, लिहाजा हमारा उनका मवाजना तो कर ही नहीं सकते कि उस जमाने में ये हुआ, बिलावल साहब आए। लेकिन ये मैं बात करता हूं, जब आप कहते हैं कि आएंगे तो हम गोलियां मारेंगे, फिर आगे मैं हूंगा, अब आप हैं कहां? आपके कायद की शरीक हयात आ गई, आप भाग गए। कोई आती है, कोई शर्म, कोई हया है इस मुल्क में? फिर भी आप लीडर बने बैठे हैं, फिर भी आपकी जमात है। ये डॉक्टर अभी हमारे बात कर रहे थे, सेनेटर मोहम्मद साहब बड़े शाइस्ता आदमी हैं, बड़े भले इंसान हैं,
देखिए अपनी जमात की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसी बातें की कि पराचा साहब ने भी वो कबूल कर ली कि भाई ये तो तनकीद है, ये तो एतराफात हैं कि आप तहरीक अगर चला रहे हैं तो मोहम्मद साहब के ये कहना नहीं पड़ता कि फलां भी आते नहीं आए ना। जब नहीं आए तहरीक के वक्त नहीं आए तो माने आपने तहरीक नाकाम है आपकी, आप क्या कर रहे थे? ठीक है, सबसे बड़ी जो नहीं, वो तो खुद भी इस पर सोच के इजहार कर रहे हैं जो मजहर शाह, मैं ऐसा करूं, मैं बताऊं आपको, पंजाबी फिल्मों में मजहर शाह और सावन होते थे, आपके पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बिल्कुल मजहर शाह और सावन की तरह ढींगे बड़ी बड़ी भड़के मारते हैं, गोलियां मारेंगे हम यूं। आज तो खैर भड़के भी नहीं मारी उन्होंने, पता नहीं कहाँ गायब है, तो कहीं से आज तो भड़के भी नहीं मारी सारा दिन, ये चले भड़के तो मार दें, कुछ तो लोग तो निकले, लेकिन मुझे सर इजाजत दीजिए, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जो अभी मैं एक कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा था, एक चीज अगर अच्छा जी चांडी सर, एक सेकंड, इससे तो अच्छा डॉक्टर मोहम्मद का मौक़िफ़ है, वो बात भी तो मुखालफत भी कर रहे हैं, लेकिन जो सियासी गुफ्तगू है वो भी तो कर रहे हैं। अब ये सियासी गुफ्तगू बिल्कुल ठीक है, पीटीआई के गले में है, पीटीआई के खिलाफ है, बिल्कुल सही है। सर एक चीज में जो मैं एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा था, आपने कहा कि जी हमारे एहतजाजों का उनके एहतजाजों से कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन हुमायूं मोहम्मद साहब एक चीज तो थी ना, बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब ने धरना दिया था, उन्होंने इंतजामिया से इजाजत ली थी और हुकूमत ने इजाजत दी भी थी। आपने तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि इजाज़त लेने की जहमत भी गवारा नहीं की, आप हमसे इजाज़त मांगते, हम आपको इजाज़त देते, और कुछ जलसों की इजाज़त आपको मिली भी है, जैसे संजानी में आपने किया था आपको मिली थी, लाहौर में आपने जलसा किया था आपको इजाज़त मिली थी, अगरचे लाहौर वाले जलसे की आपने इजाज़त मांगी है, लेकिन बाकी रैलियों का प्लान आपने नहीं बताया और इजाज़त नहीं मांगी। देखिए मैं आपको दो बातें बताता हूँ। सबसे पहले मैं पराचा साहब की बात करता हूँ। जब पराचा साहब, इसमें कोई शक नहीं, मैंने कहा कि सेनेटर को होना चाहिए था, लेकिन कामयाबी नाकामयाबी अडयाला जेल के लिहाज से आप नहीं कर सकते कि आप नाकाम हुए, बल्कि अगर आप देखा जाए तो जितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुकूमत ने किया है, इससे ज्यादा एक नीची हरकत क्या हो सकती है कि आप पार्लियामान को ताला लगा दें, आप पार्लियामान के अंदर लोगों को महसूस कर दें। ये रिएक्शन बजाते खुद कहता है कि एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो क्या हम लोग नाकाम हुए? एब्सोल्युटली नॉट। हम सिर्फ इसी एक बेसिस पे कि आपने पार्लियामान को एक किस्म का वो उसको बिल्कुल उसके अंदर लोगों को महसूर करके रख दिया, तो कि सुप्रीम बॉडी है, तो इसका मतलब ये है कि आप इतने डरे हुए थे कि किसी एक या दो या तीन को भी निकलने नहीं दे रहे थे, आपकी इतनी हालत खराब थी। तो उस लिहाज से मेरे ये है, नंबर वन, मुझे अफसोस होता है। अच्छा, मैं पहले एक कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता, एंड में कहूंगा, मुझे अफसोस होता है जब पीपल्स पार्टी वाले जो है ना इस हुकूमत को एंडोर्स कर रहे होते हैं, उनकी बातों को वो टेक्निकली नेगेट करते हैं हिस्ट्री में जाके जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ गलती हुई है या उसके साथ नाजायज हुई थी। मैं वजह बताता हूं। 25 जनवरी 1978 मौलवी मुश्ताक जो उस वक्त के जस्टिस थे, उन्होंने कोर्ट के अंदर लोगों को जानने से मना कर दिया कि ताकि लोग सुने ना, अंदर केस के अंदर लोग जाते हैं, उनको मना कर दिया था। आज भी वही हो रहा है, पीपल्स पार्टी वाले इसको एंडोर्स कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। 18 दिसंबर 1978 उसी साल जुल्फिकार अली भुट्टो को केस में अपनी खुद डिफेंस का मौका दिया गया था, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो खुद भी लॉयर थे, तो उन्होंने खुद डिफेंस का किया था। आपको पता है कि वो जब आए थे 25 दिन उनको साफ पानी नहीं दिया गया था। 25 दिन साफ पानी नहीं दिया। आज भी वही सब कुछ हो रहा है और पीपल्स पार्टी वाले उसको एंडोर्स कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। इसमें कंपैरिजन की बात नहीं है, इसमें उन्हीं चीजों को जो जुल्फिकार अली भुट्टो जिनका ये सारा जिंदगी रोना रोते रहे हैं, उसके साथ जो हो रहा था और जिसको ये गलत कहते थे, आज उसको ये एंडोर्स कर रहे हैं। पढ़ते अब बात आ जाती है कि जो आपने कहा कि मौलाना फजल रहमान बिल्कुल इजाजत ली थी, हम लोग मेरिट पर थे, हमें इनसे खौफ ही नहीं था, हमने इनको हेल्प किया। और बाकी रह गई एक और पार्टी जो कराची से चली थी, सुना एक बोगी में थी और उसमें भी 2 सीटें खाली थी, तो उनको तो हमने फैसिलिटेट करना था। शायद मेरे ख्याल में इनको टिकट भी हमने चार्ज ना किया, या आई डोंट नो टिकट दिया था इन्होंने, नहीं दिया था, और हो सकता है इन्होंने वालों से या किसी से टिकट के पैसे करवा दिए हो, खुद ना दिए हो। आमतौर पर लेकिन उसी लॉन्ग मार्च के बाद आपकी हुकूमत चली गई थी।
ये भी तो आप माने ना। नहीं, उसके बाद नहीं गई थी। उसके बाद इनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, इनमें से किसी की इतनी वो क्या कह सकते हैं औकात ही नहीं है कि ये लोग किसी की गवर्नमेंट गिरा सके। ठीक है, गवर्नमेंट आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि गवर्नमेंट गिरी कैसे। बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। कुछ लोग तो आज डी-सीट हो गए, इसका क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर असर पड़ेगा और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में जाएगी या नहीं जाएगी, ये भी एक सवाल है। और इसके साथ साथ कुछ और लोगों को भी डी-सीट करने का इंदिया दिया गया है, जिसमें शेख वकास अकरम साहब, यानी मुख्तलिफ लोगों के डी-सीट होने की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। शेख वकास अकरम की हाजिरियां पूरी नहीं निकली पार्लियामेंट में और आज सादिक साहब ने उन्हें भी डी-सीट करने का इंदिया दे दिया है। एक छोटे से ब्रेक पर से वापस आते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मजीद अरकान असम्बली और सेनेटर्स जो हैं उनको डी-सीट कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने उनकी सीट को खाली करार दे दिया है, उनको नाअहल करार दे दिया गया है, यानी अब वो रुकने असम्बली नहीं रहे हैं या सेनेटर नहीं रहे हैं। और बाकी सीटों की तरह शायद यहाँ पर भी कुछ दिन में अगर इनको हाई कोर्ट से अपील में रिलीफ नहीं मिलता, स्टे ऑर्डर नहीं मिलता, तो फिर यहाँ पर री इलेक्शन होगा। अच्छा राजा साहब, ये तो बिल्कुल सही बात है ना कि शेख वकास अकरम को या किसी भी एमएनए को अपने हल्के के अवाम की नुमाइंदगी तो पार्लियामेंट में आके करनी ही चाहिए। इसी चीज़ की वो तनख्वाह लेते हैं, यही उनकी जॉब है, इसीलिए लोगों ने उनको मुंतखब किया है। लेकिन आपके जहन में कोई और नाम आता है कि कोई गैर हाज़िरी 40 गैर हाज़िरों पर उसको डी-सीट कर दिया गया हो? मेरे जहन में ये भी नहीं आता कि कोई और मेंबर बग़ैर इन्फॉर्म किए 40 दिन से ज़्यादा एब्सेंट रहा हो, क्योंकि जब इजलास शुरू होता है तो स्पीकर बाकायदा ऐलान करता है, जिस तरह ये स्पीकर साहब कह रहे हैं। और ये मैं चूँकि पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करता रहा हूँ बहुत अरसा, तो हमेशा स्पीकर ऐलान करते हैं कि जी फ़लाँ मेंबर ने हाज़िरी लीव मांगी है, वो नहीं आ सके। अब ये जो 40 डेज़ की लीव नहीं ली गई या इन्फॉर्म नहीं किया गया, इसका क्या मतलब है? कि क्या बात हुई है कि फिर हम इस असेंबली को कुछ नहीं समझते, लिहाजा हम लीव भेजना भी गवारा नहीं करते? जो स्पीकर साहब बात कर रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी रूल या कानून की ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। नो, उन्होंने तो रूल पढ़ दिए ना, और रूल तो सब के लिए हैं। दूसरी बात और भी इम्पॉर्टेंट है, आपने भी कहा कि डी-सीट करने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं या तरीके। मसलन दूसरी जो डी-सीट हुए हैं, देखें 9 मई हुआ, उसके नतीजे में कन्विक्शन हुई। आप कह सकते हैं कि जुडिशल प्रोसेस फॉल्टी होगा, आप कह सकते हैं कि सही जो है ना वो सज़ा नहीं मिली या सही मिली है। लेकिन चूँकि सज़ा हो गई, सज़ा के नतीजे में 63(1)(h) जो आइन का आर्टिकल है वो बड़ा क्लियर है। हाँ, सज़ा होती 2 साल से कम, ये लिखा हुआ है उस आर्टिकल में, फिर वो डी-सीट नहीं होगा। लेकिन ये आइन का आर्टिकल मैं रिपीट कर देता हूँ, 63(1)(h), उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि कोई कन्विक्ट आदमी इलेक्शन लड़ भी नहीं सकता किसी ऐवान का, और ऐवान का रुकन रह भी नहीं सकता अगर सज़ा की मुद्दत 2 साल से कम है। इसलिए ये जो आज डी-सीटिंग हुई, नाअहली हुई, दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कन्विक्शन बाई ATC। इसमें अली जफर साहब की तशरीह ये है कि कन्विक्शन जब फाइनलिटी इख्तियार कर ले, यानी सुप्रीम कोर्ट में चली जाए, उसके बाद वो नाअहल होगा या उसकी सीट खाली होगी या डी-सीट होगा। मैंने आइन का आर्टिकल जो है मैंने एज इट इज़ बता दिया, उसमें कहीं सुप्रीम कोर्ट से लिंक करना नहीं लिखा हुआ। अगर आप चाहते हैं तो मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ, नहीं सही है, ताकि क्लैरिटी हो जाए। उस आर्टिकल में तो मैं बड़ा क्लियर, लेकिन इसमें फिर बार बार सवाल ये उठता है ना कि अगर उसको डी-सीट कर दें और वहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हो जाए और हाई कोर्ट से जाके उसकी बरियत हो जाए, तो फिर क्या होगा? कासिम सूरी साहब वाला वाक़या ऐसे ही था। डिप्टी स्पीकर थे, ट्रिब्यूनल से नाअहल हुए, सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने जाकर दे दिया स्टे ऑर्डर, और अगला जितनी मुद्दत थी वो ना सिर्फ मेंबर रहे बल्कि बाय बीइंग मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। स्टे ऑर्डर पे तो हमने चीफ मिनिस्टर्स भी देखे हैं, पंजाब में चीफ मिनिस्टर भी रहे। आप 100 एग्जांपल दे दें, लेकिन वो तो अलग एग्जांपल है ना कि स्टे ऑर्डर पर बरकरार रहना। मैं तो बात कर रहा हूं कि आपको स्टे ऑर्डर नहीं मिला, आप डी-सीट हो गए, वहां पर ज़िमनी इलेक्शन हो गया, कोई और आ गया, अब आपकी बरियत हो जाती है 2 महीने बाद। इसलिए ज़िमनी इलेक्शन होना है कि आर्टिकल 224
प्लीज़ लिख लें 224 में इलेक्शन कमीशन ने अगर सेनेटर है तो 60 डेज में इलेक्शन करवाना है। 224 के तो साथ जो 2023 में अच्छा, होती है हमने देखी है, वो तो सुने, आपके भी इल्म में होगा। मैं कहता हूँ सब गलत हुआ। हाँ। कभी आपने मुझसे सुना कि 90 डेज में इलेक्शन नहीं होना चाहिए था? नो, अगर वो नहीं हुआ तो गलत हुआ, उसको मैं कभी डिफेंड नहीं करूंगा बैठ के, और ना मैं आपके शो में डिफेंड करूं ना मैं अपने शो में डिफेंड करता हूं, ठीक है? मैं बड़ा क्लियर रहता हूं इन चीज़ों पे, इसलिए कि उस आर्टिकल के तहत आपने बाई इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, नहीं करवाए ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इसलिए हम मतलब है, मैं जिस सोच का कायल हूँ कि सियासतदानों को मिलकर बिल्कुल सही कम अज कम राब्ते रखने चाहिए, सियासी बातों पे मुशावरत होनी चाहिए, सियासी मुज़ाकरात। बिल्कुल सही है। चांडियो साहब, ये आप हक में हैं इस बात के कि 40 गैर हाजिरियाँ, और मतलब जाहिर है वो तो स्पीकर साहब रूल के मुताबिक ही बात कर रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनके ये भी इख्तियार में है कि वो मार्जिन भी दे सकते हैं। वो कह सकते हैं कि जनाब अब ये मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ, नाअहली हो जानी चाहिए, डी सीट हो जाना चाहिए शेख वकास को। मैं पराचा साहब की बातों से 100% मुत्तफिक हूँ। अपना मौक़िफ़ सिर्फ ये रखना चाहता हूँ कि आप बातें कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी कानूनी बातें कर रहे हैं, आईनी बातें कर रहे हैं, असेंबली की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ वो तो बात करो कि तहरीक चलाई या नहीं चलाई, तहरीक कामयाब है या नाकाम है, भाग गए मैदान से नहीं आए, ये तो आप बातें नहीं कर रहे हैं। ये सारा केस पीटीआई के लीडरों के गले में है, चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा के गले में, वो तो आप बातें नहीं कर रहे हैं। अब आप जेल पे क्यों नहीं जमा हुए? उसी से अपने प्रोग्राम शुरू उससे किया है, उस पर पहले बंदा पे उसी पे डिस्कशन की है कि पीटीआई के लोग कहां थे और एहतजाज का क्या हुआ। अब आप मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश, तहरीक चलाने की बात हो रही है ना, आर या पार की बात हो रही है, फाइनल तहरीक है, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, वो तो नहीं हुआ है। आप उस बात पे तो आए, तहरीक नहीं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि पीटीआई बड़ी जमात नहीं, बड़ी जमात है, उसकी तंजीम नहीं है, कभी भी ये तहरीक नहीं चला पाएंगे। रद्दमल दे दें जी हमायूं साहब। अब आपको ये ताना मिलता रहेगा कि आपने इतने दिन पहले तहरीक का ऐलान किया, नहीं चला पाए। देखिए, मैं थोड़ा सा पराचे साहब जो बात कर रहे थे, आपने वो, इसमें कोई शक नहीं, वो बात कहते कि मैं करता हूँ, लेकिन आपने उनके जो मिसालें दे रहे थे उसमें बायसिज्म आपने जरूर देखी होगी। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई डिसीजन आ जाए तो वो उसका हक नहीं होता कि वो करने के लिए, लेकिन ये डिसीजन जो होता है ना, ये इलेक्शन कमीशन नहीं लेता, ये आपको हायर, जैसे आप कह रहे थे ना, सही कह रहे थे, हायर कोर्ट्स इसके ऊपर करती है, आपको 15 दिन मिलते हैं, 15 दिन में आप अपील करते हैं, जब अपील पे चले जाते हैं फिर ये डिसीजन नहीं आता, सारे लोग अपील पे जा रहे हैं, और अभी वो टाइम मुद्दत भी खत्म नहीं है, और ये इलेक्शन कमीशन विद इन 2 डेज 3 डेज 4 डेज उनको डी सीट अनाउंस कर रहा है, और उसके अंदर वो कर रहा है। ये सारी चीजें जो हो रही है ये वाकई गलत हो रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मुझसे पूछें कि क्या वाकई ये तहरीक कामयाब हुई है, आप जरा जाके विजुअल्स देख लें, आप जगह जाके केपी के विजुअल्स देख लें, आप पंजाब में देख लें। आप कहते हैं कि ये तहरीक कामयाब हुई है, आप अब इस पर कायम है। बहुत शुक्रिया सेंटर डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब, शौकत पराचा साहब, मौला बख्श चांडियो साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।